Everyone, so today I welcome you all on the panel discussion in Europedia related to उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम जो आपका स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज कंबाइंड एग्जाम है उसमें जो डिक्लेयर हुआ है 600 सीट्स उसके बारे में पैनल डिस्कशन है। नॉर्मली पैनल डिस्कशन यूरोपीडिया की टीम करती है जब कोई एग्ज़ाम निकलता है इमीडिएटली उसी टाइम पे हम डिस्कशन करते हैं। हमने कुछ टाइम लिया, हमने मॉड्यूल लॉन्च किया, उसको पढ़ाते हुए कुछ दिन हो गए और आज हम पैनल डिस्कशन कर रहे हैं। उसके कुछ रीजंस हैं। रीजंस ये हैं कि सारी की सारी टीम बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन लेके आपके सामने आना चाहती थी और आप लोगों की क्वेरीज लेके आने चाहते थे हम लोग। तो आज हमारे पास बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डिस्कशन के लिए। ये वीडियो आप पूरा एंड तक जरूर देखना, आपको इससे बेनिफिट होगा। मेरे बहुत ही कैपेबल और वर्दी मेंटर्स एंड कोलीग्स मेरे साथ हैं आज, और दो कोलीग्स हमारे जो जीएस के हमारे और हिंदी के जिज्ञासा मैम हैं और मनीष सर, वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए अभी, वो ऑनलाइन पे आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं। एंड बाकी मेरी सारी टीम यहाँ पे है। तो गुरुंदर सर एंड ऑल माय मेंटर्स, आई वेलकम यू ऑल फॉर दिस पैनल डिस्कशन। आज का हमारा डिस्कशन बहुत ही टू द पॉइंट, जैसा हमारा मॉड्यूल है वैसे डिस्कशन भी होना चाहिए सर, टू द पॉइंट और काम की बात, सीधी बात जो स्टूडेंट्स को रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ गुरुंदर सर। आपने काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया, इनफैक्ट हज़ारों बच्चों से आपकी इंटरेक्शन हो चुकी है। आप तीसरा आज व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट कर रहे हैं मेरे ख्याल से, जिसमें स्टूडेंट्स हैं, और मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा क्वेरीज स्टूडेंट्स की आती हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के हैं वो मैं आप ही से पूछता हूँ एंड आप आई थिंक यू कैन आंसर दैट इमीडिएटली। सो क्वेश्चंस हैं कि कब ये एग्जाम होने वाला है, नंबर 1 कितने मंथ्स में होने वाला है, नंबर 2 मेंस और प्री के बीच में कितना डिफरेंस होने वाला है, नंबर 3 क्या इसका सिलेबस जो मेंशन्ड है वो चेंज होने के चांस हैं, जैसा बहुत जगह बोल रहे हैं कि साहब इसका सिलेबस हम चेंज कर देंगे, तो क्या उसके चांस हैं, नंबर 4 क्या नंबर ऑफ सीट्स बढ़ने के चांस हैं। तो ये हमारे 3-4 जो मेन क्वेरीज हैं स्टूडेंट्स की। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। तो मैं सबसे पहले आपका जो क्वेरी है सर कि प्रीलिम्स के लिए हमारे पास कितना टाइम है, तो रफली जो यूपी का जो पैटर्न है या जो उनका एग्जाम का सारा एनालिसिस करके रफली 4.5 से 5 महीने, मतलब मिड मई के बाद कभी भी एग्जाम डिक्लेयर हो सकता है। अब इसमें सेकंड जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में क्या ट्रेंड है सर, क्योंकि ये एग्जाम पहली बार इस पैटर्न पे हो रहा है, लेकिन यूपीपीएससी की जो अदर एग्जाम जो सेम पैटर्न पे होते हैं प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू में, तो रफली 2.5 से 3 महीने का वो टाइम देता है मेंस के बीच में। तीसरा जो आपने क्वेश्चन पूछा है रिलेटेड टू द आपके वैकेंसी से रिलेटेड कि वैकेंसीज इसका इंक्रीज होगा नहीं होगा, डेफिनेटली उसके चांस है सर वैकेंसीज के इंक्रीज होने के, जो हमारे सोर्सेज से पता चला है। अबाउट द सिलेबस के बारे में सर आपने भी इसका बहुत अच्छे से डिटेल में वीडियो बनाया था कि ये एक पूरी टीम की तरफ से, ये पूरा पैनल की तरफ से ये सिलेबस आया है। और नॉर्मली जब भी पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर करवाता है तो वो बहुत सोच समझ के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, ऐसा नहीं कि उनकी कोई नीड है, उनका कोई ऐसा वो है कि मेरे को ये सिलेबस डालना है या वो सिलेबस डालना है, कोई अपनी विंस एंड फैंसीज पे नहीं है, ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि जो एक इंजीनियर इस पर्टिकुलर पोस्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो उसके अंदर स्किल सेट होना चाहिए उसके हिसाब से सिलेबस डिजाइन किया गया है। जैसे अगर आप देखेंगे इसमें 22 टॉपिक्स में से बहुत सारे क्वेश्चन इंजीनियरिंग टॉपिक्स इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीलिम्स पेपर 1 से मैच करते हैं। तो अगर ईएस में सेम लेवल का रिक्वायरमेंट है तो इट मींस कि दे आर लुकिंग फॉर कि स्टेट में भी सिमिलर टाइप ऑफ जो है वो पर्सन जो है अपना ये स्किल सेट लेके आए। तो ये थे सर मेरे को लग रहा है आपकी क्वेरीज। अच्छा गुरु सर, जब हमने इसको लॉन्च किया मॉड्यूल को तो वी लॉन्च इट फॉर अ प्रीलिमिनरी के जो 150 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि प्रीलिमिनरी ही बच्चे घबरा रहे थे और वो भी 22 टॉपिक जो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के, जो मेरे को तो एज अ मेंटर हम लोगों को सबसे आसान वही लगता है, लेकिन उसमें बच्चे डर रहे थे और उसके लिए आपने मॉड्यूल लॉन्च किया। लास्ट वीक से आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं मेंस प्लस प्रीलिम के ऊपर, और आपको बहुत ज़्यादा क्वेरीज जो आ रही हैं 80% क्वेरीज वो मेंस को लेके आ रही हैं अलॉन्ग विद प्रीलिमिनरी, जो हमने ट्रेंड एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा इन द बिगिनिंग व्हेन वी लॉन्च्ड इट। और नंबर 2 ज़्यादा क्वेरीज, जो बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं आपको उन स्टूडेंट्स की आ रही हैं जिनके पास टाइम की लिमिटेशन है, जो बोलते हैं कि सब जॉब गोइंग है और टाइम कम है और कैसे हम करें। तो व्हाट इज द रीजन मेंस पे बच्चा क्यों फोकस कर रहा है? सर मैं आपको इसका एग्जांपल लेता हूँ कि इनिशियली जैसे हमने सोचा कि स्टूडेंट की वही 22 टॉपिक्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, नो डाउट वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो स्क्रीनिंग टेस्ट है। हाँ जी। तो उसको क्वालिफाई करना रिक्वायरमेंट है ही है, क्योंकि 15 टाइम्स ही जाएंगे और एक 40% का भी इसमें क्राइटेरिया है कि आपको मिनिमम इतने लेने हैं और 15 टाइम्स ही आप मेंस के ऊपर जाएंगे। अब ये सिर्फ रिक्वायरमेंट है। अब मैं इसको मैच करता हूँ सर हरियाणा में जो पैटर्न है वो भी सेम पैटर्न है। उसमें भी पहला प्रीलिम स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसके मार्क्स एंड में नहीं जुड़ने हैं, मेंस और इंटरव्यू के ही मार्क्स जुड़ने हैं। सेम पैटर्न यूपी में भी है कि मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स जो है इसके अंदर जुड़ेंगे, प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। तो दैट इज द रीजन व्हाई जब इनिशियली क्वेरीज आना हुआ तो ओनली वो 22 टॉपिक्स, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे स्टूडेंट ने रियलाइज किया, मैचिंग किया, मैंने बात की थी हरियाणा का कि ये बिल्कुल सेम हरियाणा वाला पैटर्न है, तो ठीक है प्रीलिम में तो आपको जस्ट मेयर क्वालिफाई करना है, लेकिन मेंस को आपको प्रिपरेशन को पैरेलल लेके चलना है साथ में, क्योंकि जैसे मैंने बोला इससे पहले कि आपको सिर्फ 2.5 से 3 महीने का टाइम मिलेगा प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। उसके बाद और 2.5 से 3 महीने में आप लोग जानते हैं, चाहे आप मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, एग्रीकल्चर जिस भी ब्रांच से हैं,
2.5 से 3 महीने टेक्निकल को प्रिपेयर करने के लिए बहुत कम टाइम है। दैट इज द रीजन व्हाई एज पर जैसे रिक्वायरमेंट मतलब जैसे हमने लॉन्च किया 22 टॉपिक्स, उसके बाद फिर हमने टेक्निकल के मॉड्यूल को भी ऐड किया और उसका टेक्निकल का भी क्लासेस विद इन 1 वीक हम लोग जो है वो पैरेलल स्टार्ट कर रहे हैं। तो और दूसरा जो प्रीलिम्स में भी जो हिंदी और एप्टीट्यूड हमने पहले शुरू में अनाउंस नहीं किया था, तो क्योंकि हिंदी और एप्टीट्यूड जनरल स्टडीज वाला पार्ट वो प्रीलिम्स में भी और मेंस के अंदर भी आना है, तो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, तो हमने एक होलिस्टिकली मॉड्यूल सर प्रिपेयर किया है जिसमें राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे प्रीलिम्स का क्लासेस स्टार्ट हो गया है और विद इन 10 to 12 डेज हम लोग 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो है मेंस का भी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, जिसमें टोटली फोकस जो होगा वो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे पैरेलल, जिनका रिक्वायरमेंट जिन्होंने बिल्कुल स्क्रैच से भी पढ़ना है सब्जेक्ट को टेक्निकल को, उनके लिए भी हमने वहां पे कंटेंट ऐड कर दिया। मतलब इंटरव्यू की तो मैं बात ही नहीं करूंगा सर, इंटरव्यू के लिए योरपीडी इज इंडियाज बिगेस्ट प्लेटफॉर्म, उसका तो कोई डिस्कशन है ही नहीं यहाँ पे। तो जब पॉइंट है यहाँ पे प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सारी ब्रांचेस के हिसाब से मॉड्यूल इज रेडी फॉर दैट। अच्छा गुरु सर, आपने पिछले 1-2 मंथ में 3 मॉड्यूल ऐसे लॉन्च किए हैं जो मैं बोल सकता हूँ आइकॉनिक हैं, सबसे बड़े हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द एफिकेसी ऑफ द मॉड्यूल। एक आपने सरल मॉड्यूल सफल गेट मॉड्यूल लॉन्च किया था, जिसमें आपने पूरे इंडिया में स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप ग्रुप्स पे ऐड किया था कि जिसमें सरल गेट सफल गेट, कि आप गेट में इतने मार्क्स लाओ, क्योंकि योरपीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है पोस्ट गेट गाइडेंस के लिए भी, कि अगर आपका गेट होता है तो आप IIT तक पहुंच जाएंगे। एक आपने वो लॉन्च किया जिसको आप चला रहे हैं। दूसरा आपने आइकॉनिक मॉड्यूल लॉन्च किया, और योरपीडिया पहला प्लेटफॉर्म था जिसपे इंजीनियरिंग सक्सेस पेपर 1 के लिए हमने 2017 में हमने पुश करना स्टार्ट किया था, और रेलवेज के निकल जाने के बाद हमने 1-2 साल उसको क्लोज रखा था ओनली इन द एंगर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, बट नाउ इट हैज कम बैक एंड योरपीडिया इज प्रोवाइडिंग द आइकॉनिक मॉड्यूल फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज। तीसरा भी आपने लॉन्च किया उत्तर प्रदेश का। इंसिडेंटली तीनों के एग्जाम्स अगर देखे जाएं तो फरवरी में आपका गेट है सर, और मई जून में आपके दोनों एग्जाम है। अब कंफ्यूजन ये हुआ कि मैं आपका एज अ स्टूडेंट तीनों मॉड्यूल लेके बैठा हूं, अब ये बताओ बैलेंस कैसे होगा? एंड देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ स्टूडेंट्स। सर बैलेंस इस तरीके से होगा, नो डाउट कि जो पहले एग्जाम आएगा उसको पहले ही प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, लेकिन बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जैसे सर इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट और यूपी के सिलेबस के हिसाब से देखा जाएगा ना, तो बहुत सारा सिलेबस जो है वो मैच करेगा। नो डाउट क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, कि अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल आईसीटी है या एनवायरमेंट है या फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, जो यूपी के अंदर भी आ रहा है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी आता है, सिलेबस सेम है बट द क्वेश्चंस का प्रिपरेशन लेवल डिफरेंट है। तो एक तो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा कि मेरे को किस लेवल का किस एग्जाम के लिए पढ़ना है। दूसरी चीज़ है कि चीज़ों को सर बैलेंस किया जा सकता है, बैलेंस किया जा सकता है। इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, कि जैसे गेट का एग्जाम फरवरी में होगा, आज दिसंबर एंडिंग है, तो रफली 1 महीना है, क्योंकि फर्स्ट वीक में है और 3rd वीक में है गेट का एग्जाम। अब 3rd वीक में सिविल ब्रांच का है आई थिंक, और बाकी दोनों ब्रांचेस के मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के फर्स्ट वीक में ही है, मेरा जहां तक ख्याल है इसका जो पेपर है। तो 1 महीने के अंदर अंदर जो यूपी के साथ और इंजीनियरिंग सर्विसेज में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो सर मैच कर रहे हैं। और उससे भी सबसे बड़ी बात है सर, जो आपने बोला है कि इस एग्जाम के लिए स्पेशली अगर हम प्रीलिम्स के हिसाब से बात करें तो आपको सिर्फ 1.5 से 2 घंटे का टाइम निकालना है, जिससे ना आपका गेट का प्रिपरेशन हैम्पर होगा ना आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर हैम्पर होगा। तो इसी हिसाब से हमने जो मॉड्यूल है वो इसी हिसाब से डिजाइन किया है। बाकी रेस्ट इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट की अगर बात करेंगे तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मैंने स्टूडेंट को बोला अपनी वीडियो में कि अगर आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में, अपने शेड्यूलिंग के बारे में अगर आपको डिस्कशन करना है कि सर मेरा ये शेड्यूल है दिन का और मेरे को सर बताइए कि मैं अपना टाइम कैसे मैनेज करूं, दे कैन कॉन्टैक्ट मी, और चाहे वो मेंटर से चाहे मेरे से कॉन्टैक्ट करके जो है इंडिविजुअल बेस पे, क्योंकि ये बैलेंस करने वाली बात है इंडिविजुअल का, तो वो बैलेंस हो जाएगा सर। तो लेकिन प्रायोरिटी डेफिनेटली एग्जाम फर्स्ट। लेकिन इस एग्जाम की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो 1.5 से 2 घंटे आपको निकालने हैं, जो कि मेरे को लग रहा है अगर आप वैसे भी फुल फ्लैश गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, ईएस का कर रहे हो, 1.5 से 2 घंटे का वैसे भी आपको एक दिन के अंदर ब्रेक चाहिए होता है। तो ये अगर डिफरेंट तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो वही आप लोगों के लिए ब्रेक भी हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट एंड टॉपिक्स को किस तरीके से मैनेज करना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स। एक एकेडमिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स की, इंक्लूडिंग योरपीडिया, कि हमने बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल्स को व्हाट्सएप पे जोड़ा होता है, और कुछ आप में से हमारे रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स होते हैं जिन्होंने पैसे दिए होते हैं मॉड्यूल्स के लिए, कुछ नहीं होते हैं, उनको भी 30% योरपीडिया ऑब्वियसली देता है। आपने वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में देखा होगा। ये जो गुरु सर ने अभी पॉइंट बोला कि अगर आपको अपना कोई ट्रबल आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, एंड इफ यू वांट टू टॉक टू मी और एनी ऑफ माय मेंटर्स और कोलीग्स, यू आर मोस्ट वेलकम। आप डिस्कस करो और अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो। गाइड करने के लिए, मेंटरिंग करने के लिए, बात करने के लिए कोई आपसे कोई पैसा नहीं मांगता। हम ऑब्वियसली विल बी वेरी हैप्पी टू सर्व यू। तो अगर ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है तो यू कैन टॉक टू अस। अब आफ्टर जेनरिक डिस्कशन सर आई गो टू माई मेंटर्स, एंड 22 टॉपिक्स हैं और हमारे 10 मेंटर्स हैं, उन टॉपिक्स को कंप्लीट कर रहे हैं। सो ओवर टू यू जतिन, आप सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड आपका, प्लीज टेल स्टूडेंट्स के इन 22 टॉपिक्स के अंदर प्रीलिमिनरी जो टॉपिक्स हैं सिविल इंजीनियरिंग का क्या है, और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एग्रीकल्चर के लिए सिविल इंजीनियरिंग के डोमेन्स को कैसे कवर कर सकते हैं। थैंक यू सर। सर अगर सिविल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ, जो मैंने
पढ़ाना है यहाँ पर। तो मेरे पास 2 सब्जेक्ट्स हैं सर। एक मैं डिस्कस करूँगा सर वाटर रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन, और सेकंड पॉइंट जो मेरा डोमेन रहेगा वो हेल्थ सैनिटेशन से रिलेटेड रहेगा। ये अगर हम वाटर रिसोर्स की अगर हम बात करते हैं सर, तो एक बेसिक प्रॉब्लम्स है जो आज के टाइम पे हर कोई फेस कर रहा है कि इतने ज़्यादा रिसोर्सेज होने के बावजूद भी आज वाटर स्केर्सिटी की एक प्रॉब्लम आ रही है, वाटर क्राइसिस आ रही है। और ये भी एक देखने को मिलेगा कि आने वाले टाइम में जो है एक, अगर हम वर्ल्ड वॉर की बात करें या पानी की इतनी ज़्यादा सिचुएशन हमारे पास आने वाली है, कितने ज़्यादा रिसोर्सेज होने के बावजूद भी इतने सारा प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं। सो इसमें जो हमको डिस्कस करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पहले हमें वाटर रिसोर्सेज में ये पता करना है कि कौन कौन से वाटर रिसोर्सेज हैं हमारे पास हैं और वहाँ से हम कैसे वाटर को यूटिलाइज कर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट कि अगर वाटर रिसोर्सेज हैं और वाटर रिसोर्सेज होने के बावजूद भी क्यों इतना हम पानी को कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, तो मेजर इशू कहाँ आ रहा है? क्या वो कोस्ट से रिलेटेड है? क्या हम पानी को इतना ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं? क्या पोल्यूशन लेवल हम इंक्रीज कर रहे हैं? तो क्या रीजन है पोल्यूशन लेवल के इंक्रीज होने का? तो ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सर बात करें तो इसमें जो है 1 मिनट का भी टाइम नहीं दिया गया है एक क्वेश्चन को सोल्व करने में। राइट। तो अगर एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो टू द पॉइंट ही क्वेश्चन पूछेगा, तो इसमें हमें ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। तो इससे जो क्वेश्चन है, जो चाहे सिविल की बात करो, मैकेनिकल की बात करो, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इजीली इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। और उसमें जो है टू द पॉइंट ही हमें डिस्कस करना है। अगर हम बात करें ग्राउंड वाटर की, तो ग्राउंड वाटर में हम ग्राउंड वाटर में यूटिलाइजेशन करते हैं, एक्वीफर्स की हम बात करते हैं। तो एक्वीफर्स हमारे पास सोर्सेज होते हैं, एक्वीफर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और एक्वीटार्ड्स क्या होते हैं, एक्वीक्लूड्स क्या होते हैं, जस्ट बेसिक पॉइंट्स की हमें नॉलेज लेनी है और उसी से रिलेटेड ही जो है एग्जाम में टू द पॉइंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड सेकंड पॉइंट कि गवर्नमेंट्स ने क्या स्टेप्स लिए हैं, एक वो करंट सिनेरियो से रिलेटेड जो आज के टाइम पे इंपॉर्टेंट रहता है वो भी इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे हम बात करें सर नमामि गंगा प्रोग्राम है, जल जीवन मिशन है, तो कौन कौन सी वाटर पॉलिसीज यहाँ पे बनी हुई हैं, तो इन सब के बारे में हमें थोड़ा सा अवेयर रहना है। अच्छा जतिन, न्यूमेरिकल आने के चांस हैं क्या? न्यूमेरिकल सर अगर हम बात करते हैं सिंपल 1 लाइनर न्यूमेरिकल्स अगर बनता है जस्ट टू द पॉइंट, अगर हम डार्सी लॉ की बात करते हैं V इक्वल्स टू KI, K गिवन है, I गिवन है, वेलोसिटी पूछ लेते हैं समटाइम्स, तो 1 लाइनर क्वेश्चंस बिना कैलकुलेटर के जो डायरेक्टली सोल्व होते हैं तो वो पूछे जा सकते हैं सर एग्जाम में। बाकी बड़े न्यूमेरिकल कुछ नहीं पूछेगा एग्जाम के अंदर। सो मतलब आपका क्वेश्चन ऐसा आएगा कि जो टू द पॉइंट होगा, टू द पॉइंट, यस ऑब्वियसली। ओके, ओवर टू यू। हाँ जी, यहाँ पे जतिन सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है कि जो आज की सिचुएशन के हिसाब से जो है वो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चीज़ें हैं। मैं आपसे सर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये जो रिक्वायरमेंट है इस पेपर की, मतलब या जो इसमें जो टॉपिक डाले हैं, तो जो पेपर सेट करने वाला होगा क्या वो इस सिलेबस को रेफर करेगा या जॉब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पेपर को बनाएगा सर? ऑब्वियसली एक्चुअली सर ये जो असिस्टेंट इंजीनियर का रोल है ना आज की डेट में, अब असिस्टेंट इंजीनियर बहुत से हमारे सिलेक्ट होते हैं, जाते हैं, तो असिस्टेंट इंजीनियर का जो रोल है वो सोसाइटी को हेल्प करने वाला हो गया है। और सोसाइटी इज गोइंग थ्रू टर्बुलेंट फेज एज फार एज द एनवायरनमेंट एंड ऑल द इश्यूज आर कंसर्न। तो ये जो एक्चुअल में प्रॉब्लम्स आती हैं उनको कैसे हमें सॉल्व करना है, जैसे नमामि गंगा की बात की, ऐसी जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है करंट के साथ, 2 टॉपिक हैं सर लास्ट में करंट के। अगर आप देखेंगे रीसेंट डेवलपमेंट इन अप्लाइड साइंस एंड रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ, ये करंट के टॉपिक हैं जो हर असिस्टेंट इंजीनियर को नॉलेज होना चाहिए। तो किताबों से बाहर निकल के प्रैक्टिकली तुम्हें पता है कि नहीं, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम होंगे। इसलिए हम जितने मेंटर्स हैं वो जब टॉपिक कोई भी करवा रहे हैं, चाहे मुकेश सर का बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोटिक्स का देखोगे, चाहे मैकेनिकल में आप देखोगे थर्मल साइंस सर का रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड या जो भी डोमेन्स हैं, वो करंट में जो चल रहा है अगर उसको आपने नहीं डाला अपने कन्वेंशनल 22 टॉपिक्स में, तो रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं बनाए जा सकते। इसलिए करंट का नॉलेज कि भाई जो तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो उसका यूज़ कहाँ हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, स्पेशली प्रीलिम के इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। इसीलिए बोला सर इसको कि इंजीनियरिंग का वो एप्टीट्यूड क्या आपके अंदर है कि सोसाइटी की प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। इसलिए कोई भी टॉपिक करना है उसमें उसको जोड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है सर, वही हम करेंगे। ओवर टू यू नाउ सर शुभम सर, आपका टॉपिक, आप सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड आपका, कौन से टॉपिक हैं और कितना का टाइम में हम उसको कवर कर सकते हैं? सो थैंक यू सर फॉर दिस। एक्चुअली मैं बेसिकली 2-3 टॉपिक्स के साथ डील करूंगा इसमें सिविल में। वन ऑफ द टॉपिक इज कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ये भी उन्होंने मेंशन किया है CPM। दूसरा हमारे पास मेंशन किया गया है बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में, एंड दे हैव आल्सो मेंशनड एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, सिलेबस में मेंशन किया है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मेंशन किया है, साथ में मेंशन किया है मैं जो डील करूंगा दैट विल बी डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इसमें जो शुरू के कुछ टॉपिक्स हैं हमारे पास में दैट इज एस्टिमेशन, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो ये जनरली एक तरह से देखें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे सिविल इंजीनियरिंग हो या फिर चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, तीनों ब्रांचेस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, नॉट ओनली दीज 3 ब्रांचेस। बाकी एग्रीकल्चर भी अगर बात करेंगे तो वहां पर भी एस्टिमेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको, सही है, एक मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इसीलिए वो सिलेबस इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि हर ब्रांच के लिए सूटेबल रहे चीजें। आई थिंक ये मैकेनिकल में भी ये चीजें पढ़ाई जाती हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एस्टिमेशन सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, तो इसी तरीके से डिजाइन करा है। बाकी इसमें एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड
बिल्डिंग मटेरियल थोड़ा सा एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है जो शायद मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या एग्रीकल्चर में नहीं पढ़ाते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में होता है। सिविल इंजीनियरिंग में बिल्डिंग मटेरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लाइक वन ऑफ द लेंथिएस्ट सब्जेक्ट कह सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने प्री में डाला है इसको, बाकी मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि मेंस में जब इसकी इतनी ज्यादा डेप्थ आती है तो प्री में इतना ज्यादा डेप्थ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि मेंस के लिए ये बहुत डेप्थ में पूछा जाता है सब्जेक्ट। तो प्री में इसमें जो क्वेश्चन आएंगे दैट विल बी समथिंग लाइक कि सारे ब्रांचेस के बच्चे इसको आराम से कवर कर सके। तो ऑब्वियसली वो हम इसको कंप्लीट तो नहीं पढ़ा यहाँ पे पूछेंगे वो एग्जाम में, थोड़ा सा लेवल उसका लाइट रख के ही पूछेंगे, जिससे कि सारे ब्रांचेस के बच्चों को कवर हो सके आराम से। अच्छा शुभम सर, आप सिविल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स को पढ़ा रहे होते हो, ऑफलाइन में पढ़ा रहे होते हो, और ये बहुत बड़े 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 सब्जेक्ट हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल वगैरह हम डिस्कस करते हैं कि आप ये करवा रहे होते हो। तो अब इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के लिए जो आप करवाएंगे, जैसे आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात कर रहे थे, तो डेप्थ कैसे डिसाइड करेंगे आप, मतलब कि सबका काम भी हो जाए और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए? सर देखिए, डेप्थ का ये है कि सिंपल अगर हम कंक्रीट पढ़ाएंगे या फिर कोई भी टॉपिक पढ़ाएंगे तो हमें उसको बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं लेके जाना है। सिंपल ये हमारा एक्सपेक्टेशन होगा कि वी जस्ट नीड टू नो द फंक्शन, हमें हर चीज का फंक्शन पता हो और बेसिक ऊपर की प्रॉपर्टीज का आइडिया हो। इन डेप्थ चीजों का रिक्वायरमेंट नहीं होगा बिल्कुल। तो यही एक तरीका रहेगा डिसाइड करने का। बाकी दूसरा होगा कि प्रीवियस ईयर एग्जाम पैटर्न को देख के डिसाइड किया जाएगा कि कितना लेवल आ सकता है। प्री के जो एग्जाम हुए हैं मल्टीपल, ऐसा ये पहली बार ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपी में ही इस तरह का सिलेबस आया है। अभी लाइक हमारे पास वेरियस जेई एग्जाम्स हुए हैं कुछ टाइम पहले, उसमें भी कुछ सिलेबस उन्होंने ऐसा डाल दिया था जो सिविल के बच्चों के लिए बहुत अलग था। जैसे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड बहुत सारा सिलेबस डाल दिया, थर्मोडायनामिक्स, ये सब चीजें। मैकेनिकल के बच्चों के लिए कुछ अलग सिलेबस डाल दिया। तो ऐसे टाइप के एग्जाम पैटर्न को देख के आइडिया लगाया जाता है कि हाँ किस लेवल, जहां पर सिलेबस कॉमन होता है तो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसमें। सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन देखने को मोस्टली ऑब्जर्व हुए हैं, तो उस हिसाब से चीजें क्वेश्चन है। अच्छा, जब हम ऐसा बोलते हैं ना स्टूडेंट्स को कि हॉरिजॉन्टल प्रिपरेशन होगी, वर्टिकल नहीं होगी, डेप्थ में वो नहीं जाएगा, ये नहीं करेगा, तो एक गलत मैसेज यहाँ पे जरूर जा रहा है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि हम ये बोल रहे हैं कि आपने बहुत डिटेल में या डेप्थ में नहीं पढ़ना, या ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन अगर आपका आ रहा है तो उसमें से 20-30 क्वेश्चन ऐसे पॉजिटिवली होंगे जिसमें डेप्थ की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन आप वो 20-30 क्वेश्चन के बेस पे तैयारी डिसाइड नहीं कर सकते। और यही क्वेश्चन अगर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में देखा जाएगा तो 20-30 ना होकर 30-40 या 40-50 हो सकता है। सो डेप्थ में क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आते हैं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जो बहुत ही आसान बना दिया जाए और वो अच्छा एग्जाम नहीं होता। पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं बनाते उसको। डेप्थ में क्वेश्चन आएंगे, 20-30 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उसको हटाने के बाद भी आपके 80 क्वेश्चन बचते हैं जिसमें से आपको 40-50 लेने हैं। दैट इज द मंत्रा एक्चुअली। हाँ, थैंक्स सर। ये बहुत स्टूडेंट्स का क्वेरीज भी मेरे को आ रहा था, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्रिपरेशन का, लेकिन वो बात कर रहे हैं डेप्थ की। अब वो इसको कंपेयर कर रहे हैं जो अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले यूपीपीएससी का जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम हुआ है, स्टेट सर्विसेज का, तो उससे कंपेयर कर रहे हैं कि वो बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है। कंपैरिजन इसलिए नहीं हो सकता कि पीसीएस एंड जो आपका असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम है उसमें दिन रात का फर्क होता है सर। नंबर 2, पीसीएस में टॉपिक्स जो आते हैं सर वो आते हैं आपके जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और जो आपको क्वेरी कर रहे हैं बच्चे वो इंजीनियरिंग से हैं। यू विल एग्री विद मी। इंजीनियरिंग वाला बच्चे को ज्योग्राफी का नॉर्मल क्वेश्चन भी ऐसा लगता है कि भाई साहब डेप्थ में आ गया वो। अब हम अगर दो चीज़ों को, गलत चीज़ों को कंपैरिजन करेंगे तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी। पीसीएस में हम सब लोगों ने सिविल सर्विसेज दिए हैं, पीसीएस दिए हैं, हम लोगों ने इंजीनियरिंग की, एमटेक किए, अब साथ में हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, सोसाइटी, कल्चर। अब ये इनका जो ऑर्डिनरी क्वेश्चन होता है ना सर, वो हमारे लिए डेप्थ वाला है। इनका ऑर्डिनरी इकोनॉमी का, जो इकोनॉमी का एमए लड़का है और जिसने इंजीनियरिंग किया है, उसके लिए इकोनॉमी का एक छोटा सा मॉडरेट क्वेश्चन भी डेप्थ वाला क्वेश्चन है। तो पीसीएस को तो असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम के साथ आप कंपेयर करो मत। दूसरे जो 22 टॉपिक हैं, किसी ने बोला था कि रेलिवेंट नहीं है, मेरे को इसमें ऐसा कोई टॉपिक लगा ही नहीं जो रेलिवेंट नहीं है। आई डोंट नो हाउ एंड फ्रॉम वेयर दिस इन्फॉर्मेशन इज कमिंग। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा कि आपको शायद हिस्ट्री रेलिवेंट कम हो सकती है, लेकिन ये तो रेलिवेंट है। लेकिन हिस्ट्री भी रखने का कारण होता है सर, जब एक असिस्टेंट इंजीनियर कहीं पे कंस्ट्रक्शन कर रहा होता है, डिमोलिश कर रहा होता है, तो बातें आती हैं हिस्ट्री की उठ के, तो उसको एज अ ऑफिसर पता होना चाहिए चीज़ का, इसलिए ये बनाया गया। तो सिलेबस में तो मैं पूरी तरह से सपोर्ट करता हूँ, सिलेबस उसके फेवर में है। लेकिन एग्जाम पैटर्न जो देखा जाए, जो प्रिलिमिनरी होता है उसका काम, उसका मतलब होता है एलिमिनेट करना, कि मेरे को जो काम के लोग हैं उनको बाकियों से एलिमिनेट करना। तो जब ये एलिमिनेशन प्रोसेस है तो किसी बेस पे तो चलेगी। अगर आसान 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 क्वेश्चन देगा तो एलिमिनेट करेगा कैसे हो? जैसे इंटरव्यू में 10 क्वेश्चन पूछेगा, 2-3 ऐसे भी पूछेगा जो आपसे हिलेंगे ही नहीं, तो उसका एक रीजन होता है। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा 20%, लेकिन उसके बेस पे स्ट्रेटेजी ऑफ प्रिपरेशन नहीं बनाई जा सकती। स्ट्रेटेजी ऑफ प्रिपरेशन बनाई जा सकती है 80% जो क्वेश्चन आएगा जो हॉरिजॉन्टल आएगा। दैट इज व्हाट वी आर सेइंग। ओवर टू यू रवि सर, आपका डोमेन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सर मैं आपका जो टॉपिक कवर कराऊंगा वो आपका होगा मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। इसमें बेसिक्स हम लोग आपका पढ़ेंगे कि आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपका क्या होगा, जिसमें डिफरेंट आपका पैरामीटर्स मेजर करने होंगे, जो आपका होगा करंट, वोल्टेज, पावर, लेंथ, ये सारे आपका पढ़ेंगे। और इसके लिए जो भी आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा उस पर हम लोग आपका फोकस
करेंगे। ये जो आपका टॉपिक है ये बहुत आपका जो है सारे ब्रांचों को आपका कवर कराना है। तो सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि हम लोग कोई भी ऑपरेशन अगर परफॉर्म करते हैं तो उसमें आपका कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगेगा और उसको ऑपरेट कैसे करते हैं। जैसे हमें अगर करंट मेजर करना है तो अमीटर यूज़ करते हैं, वोल्टेज मेजर करना है तो वोल्ट मीटर यूज़ करेंगे, पावर मेजर करना है तो वाट मीटर यूज़ करेंगे। अभी आपका ऑपरेट कैसे होता है इसके बारे में हम लोग आपका जानेंगे, ठीक है। और भी आपका डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जैसे आपका ट्रांसड्यूसर है, CRO है, उस पर हम लोग आपका वर्क करेंगे। तो इसमें रवि सर जैसे टॉपिक में देख रहा था, टाइप्स ऑफ मशीनरी मेंटेनेंस, बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट एंड रीसेंट डेवलपमेंट इन फील्ड ऑफ अप्लाइड साइंसेज एंड ऑल, तो क्या ये बहुत मतलब डिफिकल्ट है बच्चों को समझने मशीनरी, क्योंकि आपके तो सब्जेक्ट ही जो दिखते हैं कि साहब मशीन के ऊपर ही पूरे का पूरा एक सब्जेक्ट बन जाता है, तो किस लेवल तक स्टूडेंट्स को करना नहीं है? आपका डिफिकल्टी कुछ नहीं होगा। मुझे आपका जो अगर मान लीजिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम अगर जान रहे हैं तो हमें क्या सिर्फ आपका उसका ये जानना है कि वो ऑपरेट कैसे करता है और उसका आपका जो है आपका क्या क्या वो मेजर कर सकता है और उसका यूज हम कहाँ करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये आपका बेसिक है। जैसे अगर आपका कोई जरूरी नहीं है हमें कंस्ट्रक्शन पर वर्क नहीं करना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट आप ये समझिए कि हम लोग जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे उसमें हमें कंस्ट्रक्शन से मतलब नहीं कि आपका ये कंस्ट्रक्ट कैसे हुआ है, कौन कौन से पैरामीटर आपका यूज हुआ है इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, हमें इस पर वर्क नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन पर वर्क करना है। और ऑपरेशन आपका जो है आप सिंपली आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम लोग मोबाइल आपका यूज करते हैं तो मोबाइल कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, एक आपका जो है एक आपका कॉमन मैन वो नहीं जानता है, लेकिन उसको कैसे ऑपरेट करना है मोस्ट ऑफ द पर्सन आपका जानते हैं और यही इसी पर हमें फोकस करना है। इसलिए आपको ज़्यादा डेप्थ आपका नहीं, हमें सिर्फ आपका बेसिक रिक्वायरमेंट आपका पता होना चाहिए। ओके वंडरफुल। सो द मैसेज इज कि आप ये चीज़ टीचर्स के ऊपर छोड़ेंगे, ये आप मेंटर्स के ऊपर छोड़ेंगे, किस डेप्थ में जाना है, क्या करना है, बाकी आपका काम अंडरस्टैंड करना और उसको लगाना। ओवर टू यू राजीव सर। सो जब से सिलेबस आया यू आर वेरी एक्साइटेड राजीव सर, बहुत से टॉपिक्स आपके और आप एक्साइटेड हैं कि हम चीज़ों को करें। सो आपका वर्जन इस एग्ज़ाम को लेके सर। थैंक यू सर। ये बात है सर, जब से सिलेबस आया हम लोग रियली एक्साइटेड हैं क्योंकि सर लंबा टाइम से हम लोग प्लेंजिंग सर्विस के लिए थे और इसका जो बहुत हद तक जो सिलेबस है सर मैं देख रहा हूँ इंजीनियरिंग सर्विस से मिलता जुलता, 22 में से लगभग 8 टॉपिक है जो इंजीनियरिंग सर्विस के साथ था वही है। तो इसमें से जो मैं डील करने वाला हूँ सर, एक तो हमारा ये डिजाइन ड्राइंग सेफ्टी, दूसरा होगा मटेरियल साइंस जो होने वाला इंजीनियरिंग मटेरियल कल हम लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग सर्विस में, और तीसरा है सर एक हमारे चैप्टर है प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन करके, ये 3 मैं डील करूंगा सर। इसमें जैसे आप पूछ रहे थे सर लेवल क्या होगा और क्वेश्चन कैसा होगा या आप कैसे एनालिसिस करेंगे, यही क्वेश्चन आएगा, इतना मैं श्योर बता सकता हूँ सर। जब मैं अगर मैं पहले बात करूँ डिजाइन ड्राइंग और सेफ्टी का, तो जो ESE का अपने पास जो क्वेश्चन है, पहली बात तो है सर जैसे मान लीजिए 22 टॉपिक है 100 क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चन आना है, तो मैं समझ सकता हूँ डिजाइन ड्राइंग सेफ्टी से 5 क्वेश्चन आएगा, उसमें से श्योर है सर। अगर मैं इंजीनियरिंग सर्विस का देखूं तो ड्राइंग से 3 क्वेश्चन होगा, 60% क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विस में ड्राइंग से आता है, उसमें भी अगर मैं ज्यादा प्रिसाइज हूं तो लाइन क्या है, कर्व क्या है, कैसे प्रोजेक्शन बनता है, यही 2-3 बात पे है सर। अगर बच्चे को ये पता है ना तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेगा। और हाँ एक क्वेश्चन अगर बहुत डिफिकल्ट आ भी जाता है जैसे भी आपने बताया सर, अब एक क्वेश्चन को करने के चक्कर में हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया तो हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें कवर करना, दूसरे का इजी हमें छूट जाएगा। अगर एक में बहुत टाइम दे रहे हैं, बहुत डिटेल में जा रहे हैं तो पता चला दूसरा सब्जेक्ट छोड़ना पड़ेगा, टाइम कम है, इतना टॉपिक करना है तो दूसरा का इजी क्वेश्चन भी छूट जाएगा हमें, जो कहीं भी उचित बात नहीं है। और सर हम लोग वहां से हैं तो हमें पता है कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है। और सर और एनालिसिस जब कर रहे थे अदर एग्जाम का जब हमने एनालिसिस करा तो हमने ये चीज देखा कि क्या लेवल जा रहा है क्वेश्चन का। जैसे हम लोग हरियाणा की बात कीजिए वहां पे भी देखें सर क्या लेवल जा रहा है, तो बच्चे के एक दिमाग में है सर, हमारे पास पर्सनली बहुत कॉल है सर क्या मैं ESE का ले लूं, ESE का स्टार्ट कर दूं, मैं बोला बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो, तुम्हें उस लेवल तक नहीं जाना है, ये हमें काम है सर। हमने देखा है कहां से कौन सा टॉपिक्स आ रहा है, क्वेश्चन हर साल आ रहा है, अलग अलग एग्जाम में आ रहा है, हम इसको फोकस करेंगे और उसको उस लेवल तक ले जाएंगे कि बच्चे का क्वेश्चन ना छूटे और ये मैं श्योर कर दूंगा। बाद में सर दूसरा हो गया जैसे हमारा इंजीनियरिंग मटेरियल, नाम से सर इंजीनियरिंग मटेरियल, कोई भी डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग का ऑब्वियस सी बात है सर मटेरियल यूज करता है, चाहे मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, तो उसमें हमें यही चीज ध्यान रखना है सर जो भी अलग मटेरियल यूज हो रहा है उसका प्रॉपर्टी क्या है। उसमें सर एक चीज और देखूं, जब मैं ESE देख रहा था सर 8 साल के एग्जाम में,
सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन उससे आया हुआ है, तो उससे एक हमें आइडिया लग रहा है कि ज्यादा क्वेश्चन आएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मतलब उस पर ज्यादा फोकस करना है आपको। दूसरा नंबर पे आता है कार्बन को ऐड कर दो, कहीं भी सिविल में भी सर स्टील की बात कीजिए, कार्बन ऐड करने से तो ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो वहां से ज्यादा क्वेश्चन आएगा। ये 4-5 टॉपिक जो हम लोग बनाए सर, और इतना एक क्वेश्चन का सर नहीं, 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन आ रहा है, मैं शॉर्ट करूंगा कि 6 आया तो 6 का 6 कर सकते हो, अगर एक नहीं भी हुआ तो इसके लिए कोई वरीड होने की बात नहीं है, लेकिन 5 तो पक्का ही हो जाना है सर। वंडरफुल वंडरफुल, तो ये चीज हम कर रहे थे। वंडरफुल जी। और तीसरा है हमारे पास जो अपना प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन की जो बात किए थे सर, उसमें सर बेसिक चीज आएगा प्रोडक्शन, जैसे वेल्डिंग क्या है, सिंपल वेल्डिंग क्या होता है, कितना तरह का वेल्डिंग है, कौन सा सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है, कौन सा लिक्विड स्टेट वेल्डिंग है, ऐसा सिंपल क्वेश्चन आना है, बहुत इसमें डिटेल में नहीं जाएगा। हाँ, मैकेनिकल का जो मेंस होगा उसमें रहेगा, लेकिन प्रीलिम्स में बेसिक बच्चा डरे ना, सिंपल कि कास्टिंग क्या होता है, कास्टिंग से क्या बनता है, कास्टिंग होता क्या है, मेटल कटिंग क्या है, सिंपल वर्ड में आएगा, कितना फोर्स होता है, तो सिंपल रहेगा सर। कंस्ट्रक्शन की जो पार्ट है सर, वो तो सब में कॉमन है, तो उसमें जो अपना सीपीएम पार्ट है, जेटीओ वगैरह होता है, मैनेजमेंट वगैरह का मेजरमेंट, ये सब हमारा उसमें आएगा। और बहुत फिर से वही बात, एक लेवल रखते हुए, एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कंटेंट को डिलीवर किया जाएगा सर इस चीज को। एक बहुत रेलिवेंट पॉइंट राजीव सर ने बोला जो आई थिंक हमें शुरू में डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन अब करते हैं, वो है इंजीनियरिंग सर्विसेज के 7 टॉपिक और ये एग्जाम। गुरु सर, बहुत से बच्चों का, और आप जानते हैं कि इंजीनियरिंग सर्विसेज का हमारा जो मॉड्यूल है आज से नहीं 17 से बना हुआ है। ये जो 7 टॉपिक हैं, इसमें जो आपके फोल्डर बने हुए हैं 2017 के बने हुए हैं, और हर साल इसमें अपडेट होता है, और ये बहुत ही, अब IRMS जब से आया तो ये तो बहुत ज़्यादा डायनेमिक आपने बनाया है। स्टूडेंट आपको बोलते हैं कि साहब ये हम लेना चाहते हैं, और स्टूडेंट ज्वाइन कर लिए, लेकिन आपने उनके यहाँ वो फोल्डर शेयर नहीं किए, उसके रीज़न है, ऐसा नहीं कि फोल्डर शेयर करने में ट्रबल है, कर सकते हैं, इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि बच्चे की तैयारी मिस डायरेक्ट हो जाएगी। 7 टॉपिक आपको कितनी देर लगेगी उनको शेयर करने के लिए, इंजीनियरिंग सब सकते हैं, वैल्यूज एंड एथिक्स पढ़ लो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर लो, लेकिन डिटेल में हमारा डिस्कशन चला कि किसी भी बच्चे को जो उत्तर प्रदेश टारगेट कर रहा है उसको इंजीनियरिंग सर्विसेज का फोल्डर में नहीं घुसाना, इसलिए नहीं घुसाना कि उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप उसको क्यों नहीं दे रहे हैं सर इंजीनियरिंग सर्विसेज का, थोड़ा आप भी बता दें सर। मैं 7 टॉपिक की बात नहीं करूंगा, मेरे को लगता है इसमें से शायद 12 से 14 टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे पास बने हुए हैं। आपने IPR की बात, IPR भी किया हुआ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, राइट। इसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड सैनिटेशन, राइट, ये वाले टॉपिक हो गए, हैंडलिंग एंड स्टोरेज वगैरह वाले टॉपिक हो गए, अभी NTPC का सेफ्टी ऑफिसर, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, मतलब इसमें से 12 से 14 टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे पास बने हुए हैं। लेकिन जो आपने बोला है कि रिक्वायरमेंट इज टोटली डिफरेंट, और बहुत बच्चों ने मेरे को बोला भी है कि सर दे दो, सर ये तो दे दो हमें, हम तो कर लेंगे उसमें, नहीं मतलब उसको फायदा नहीं उसको करने का, मतलब आप सारे के सारा मॉड्यूल दोबारा से इवॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वैल्यूज एंड एथिक्स आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए कर रहे हो तो उसका सारे का सारा जो कंटेंट पड़ा हुआ है मेरे ख्याल से 40 घंटे का होगा। जब आप उसको पढ़ने लगोगे आपका टाइम वेस्ट होगा उत्तर प्रदेश के लिए, मैं एज अ टीचर आपको बता रहा हूँ, और वो ऑब्वियसली जब हम पढ़ाएंगे तो उसको एक्सप्लेन करते रहेंगे, क्योंकि टीचर का काम होता है एनोलॉजी देना। मैं एक छोटी सी एनोलॉजी आपको दूंगा कि क्रिकेट मैच तो सब लोग या तो देखते हैं या उसको इंटरेस्ट रखते हैं, 3 फॉर्मेट में आता है, गेम सारी वो क्रिकेट का गेम होता है 3 फॉर्मेट में आता है, टेस्ट मैच भी होता है उसमें, वनडे भी होता है, 2020 भी होता है। अपने आप से पूछो कि क्या सब में परफॉर्मेंस इक्वल टाइप की रिक्वायर्ड होती है? टेस्ट के लिए परफॉर्मेंस, आपकी वनडे के लिए परफॉर्मेंस, या आपकी 2020 के लिए क्या सेम परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड होती है, या क्या सेम प्लेयर सब फॉर्मेट में इकट्ठा इक्वल इफेक्टिवनेस के साथ कर सकता है? जो टेस्ट मैच का प्लेयर है वो शायद 2020 में बुरी तरह से फेल हो जाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर टॉपिक सेम मेंशन्ड है, तैयारी सेम नहीं होगी, टॉपिक सेम मेंशन हो सकता है लेकिन तैयारी अलग होगी, डिपेंडिंग अपॉन फॉर्मेट क्या दे रहा है वो। अब फॉर्मेट दे रहा है 2020, मतलब वो दे रहा है आपको 1 मिनट से कम का टाइम, अगर आप समझ पाते हो उस तरीके से। 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम दे दिया, टेस्ट मैच हो जाएगा यार, तुम अपने आराम से लगे रहो तैयारी करने, डेप्थ में जाओ, सोचते रहो, क्वेश्चन लगाओ। लेकिन ये फॉर्मेट 2020 का है और इसकी तैयारी भी अकॉर्डिंगली होगी, प्रैक्टिस भी अकॉर्डिंगली होगी। हम लोग भी उसी तरीके से ट्रेनिंग कर रहे हैं अपनी, और आपको भी वैसे करना पड़ेगा। ओवर टू यू सर, यू वांट टू से समथिंग? हाँ सर, मैं ये बोल रहा था, एक चीज और आ रहा है यहाँ पे इंक्वायरी, यही बात जो हालांकि आप बोल दिए थे, मैं बोलने वाला था कि बहुत जगह इंस्टीट्यूट बता रहा है कि तुम ये छोड़ दो, ये मत करो। बहुत जगह मैं यूट्यूब पे भी देख रहा हूँ, बच्चे में भरम जाता है सर बहुत, क्योंकि हर लेवल का है। कोई ऐसा है सर 4 साल पहले प्रिपरेशन छोड़ दिया था, कोई है जो अभी जस्ट स्टार्ट करेगा, और कोई ऐसा भी होगा जो 4 साल से कम ESC के होप में लगा होगा। तो लड़के का लेवल अलग अलग है सर, और लगभग सबके लिए चीजें कॉमन हो जाएगा। तो मैं ये बच्चों को बोलूंगा कि ये दिमाग से आप हटा दो कि ये मुझे नहीं पढ़ना है, ये छोड़ देना, वो छोड़ देना। एक बार आप हमारे मेंटर पे भरोसा करो, क्लास में हो, आप देखो आपको चीजें ऐसे बताया जाएगा कि आपके दिमाग में सेट होगा। तो कुछ छोड़ना नहीं है आपको, सब कुछ को बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस मिथ में मत पड़ो कि 4 छोड़ देंगे, 5 छोड़ देंगे, क्योंकि
एक पे एक अच्छा स्टूडेंट है जो तैयारी में लगा हुआ है, जो लंबा टाइम से लगा था, फिर बच्चे लैग कर जाएगा। तो जो बिगनर है या कोई भी, पढ़ना सारा है, छोड़ना नहीं। क्या पता कहीं से ज्यादा क्वेश्चन आ जाए, कहीं से कम क्वेश्चन आ जाएगा, तो पता चला कुछ पढ़ के गया उसमें से 2 क्वेश्चन आया, जिसको छोड़ दिया वहां से 7 क्वेश्चन आ गया, तो उसमें क्या होगा बच्चे का? तो ये गलत टेंडेंसी होगा। मैं चाहता हूँ जो भी टाइम दे रहे हैं, हम लोग टाइम ले रहे हैं, सारा करे बच्चे और उसको प्रैक्टिस करो, बेटर होगा। वंडरफुल। ओवर टू यू विनीत सर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आपने थर्मोडायनामिक्स के कुछ लेक्चर लिए हैं, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हैं आपके लेक्चर से। सो आपके कौन कौन से टॉपिक हैं सर, और कैसे कैसे आपका प्लान है करने का? थैंक यू सर। सर सबसे पहले तो थर्मोडायनामिक्स में हमें मुझे जो स्पेशली टॉपिक जो कवर अप करने हैं वो एक थर्मल पार्ट कंप्लीट, और आपके पास जो रिन्यूएबल एनर्जी है और जो रिसेंट डेवलपमेंट आपका रिन्यूएबल एनर्जी में है, वो सब टॉपिक मैं कवर अप यहाँ पे करूँगा। राइट सर। ओके, तो आपके पास अगर हम थर्मल इंजीनियरिंग की बात करें तो थर्मल इंजीनियरिंग सबसे ईजी सब्जेक्ट है वैसे, क्योंकि आप यहाँ पे हम +1 +2 ऑलरेडी हम पढ़ते आ रहे हैं। बीटेक में हम जब स्टडी करते हैं, ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में हम इसका कवर अप यहाँ पे करते हैं। अब एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि इस प्रीलिमिनरी एग्जाम में इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल कंबाइंड है, तो आपके पास सिविल और इलेक्ट्रिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने काफ़ी लंबे टाइम से इसे छोड़ रखा है, तो उनको ऐसा लगता है कि डिफिकल्ट है। अगर हम यहाँ पे देखें, इसको एनालाइज करें, तो सबसे इजी क्वेश्चन जो है, मार्क्स स्कोरिंग जो टॉपिक है, वो आपके पास थर्मोडायनामिक्स से बनता है। अगर हम बात करें थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल, दोनों के दोनों आपके पास जो क्वेश्चंस है इक्वली फ्रेम आपके पास यहाँ पे होते हैं। न्यूमेरिकल की अगर आप बात करेंगे, सिंपल न्यूमेरिकल आपके पास यहाँ पे सर फ्रेम होते हैं। डायरेक्टली आपको एफिशिएंसी कैलकुलेट करने को बोल दिया जाएगा, कार्नोट के एफिशिएंसी निकालो, या फिर आपके पास प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कुछ बेसिक चीजें, इससे आपसे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। और इस टॉपिक को कवर अप करने से पहले से हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर हम प्रैक्टिकली विजुअलाइज कर पा रहे हैं चीजों को, तो दैट इज मच बेटर। तो आप बड़े आराम से इस टॉपिक को बड़े अच्छे से समझ सकते हो। और ये टॉपिक सर ऐसा है जो कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जॉब वर्किंग जो आपके पास है, जिन्होंने काफी लंबे टाइम से छोड़ रखी है, अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद लंबा टाइम उनका हो चुका है, तो ये टॉपिक ऐसा है जिसको आप कभी छोड़ नहीं सकते। मतलब कि ये सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर आपके पास यहाँ पे करने वाला है। तो चाहे आप सिविल के हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल के हो, चाहे आप यहाँ पे मैकेनिकल के हो, आप बड़े आराम से इसमें नंबर स्कोर कर सकते हो, कोई डिफिकल्टी यहाँ पे नहीं आती। वंडरफुल। सो जो आपने पॉइंट बताया सर कि जो जॉब छोड़ चुके हैं तैयारी और जॉब में हैं, वो भी लोग होंगे, क्योंकि एज काफ़ी इन्होंने ज़्यादा दे दी, जो पीएसयू में नहीं होता। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मेरे को लगता है 50% से ज़्यादा, इनफैक्ट 60% से ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट होंगे जो जॉब छोड़ चुके हैं। अबव 30, 35 बहुत 40 हाँ, तक की एज जो सीनियर सिटीजन है वो सारा लिखेगा सर इसमें। सबके सब हर स्टेट के इसमें एलिजिबल आपके पास यहाँ पे। दैट इज देयर। ओवर टू यू दुष्यंत सर, आपके टॉपिक सर एंड स्ट्रेटजी। मैं मटेरियल साइंस से जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड टॉपिक रहेंगे, जिसके अंदर हमारा होगा सेमीकंडक्टर, जो पीएन जंक्शन, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एंड जैसे फोटोवोल्टिक सेल्स हमारे बनते हैं वो कैसे बनेंगे, ये सारी डिटेल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड वन थिंग कि अगर मैं अदर ब्रांचेस की बात करूँ, जैसे अपनी मैकेनिकल होगी, सिविल होगी, क्योंकि उन लोगों ने वही 12th में थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया इस सब्जेक्ट का लिया होगा, तो उन लोगों को कोई आइडिया नहीं है क्या सेमीकंडक्टर है, क्या पीएन जंक्शन है, क्या होता है। तो नो वरी अबाउट दिस, हम लोग इसको डिटेल में कंप्लीटली यहाँ पे कवर करेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा, ये बहुत ही बेसिक चीजें होती हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो आपको एग्जैक्टली सब कुछ यहाँ पे समझ आने वाला है। तो अगर आपने मॉड्यूल ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अभी भी। वेरी नाइसली सेड। एंड बहुत ही आपका जो तरीका भी होता है दुष्यंत सर, वो टू द पॉइंट, बहुत ही सिंपल तरीका होता है। तो ऐसा मेरे को नहीं लगता कि इवन एग्रीकल्चर इंजीनियर को डिफिकल्टी आएगी प्रॉब्लम नहीं आने आपके सेमीकंडक्टर समझने में। नाउ वी आर कमिंग टू मुकेश सर। सर आपके टॉपिक, नाम सबसे ज़्यादा और नॉलेज लोगों को सबसे कम, कि नाम तो सबसे ज़्यादा है AI ML, और घबराहट भी सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो पेपर लिखने वाला बच्चा है सर वो मैकेनिकल का है, सिविल का है, एग्रीकल्चर का है, इलेक्ट्रिकल का है, कंप्यूटर साइंस का मेरे को नहीं लगता कंप्यूटर साइंस का इसमें बच्चा है। तो कैसे करेगा, कितने आपके टॉपिक्स हैं और कैसे होगा सर? सर जैसा कि आपने कहा है कि जो स्टूडेंट्स रहेंगे वो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, एग्रीकल्चर, इन ब्रांच से रहेंगे, और उनका मेनली फोकस रहता है अपने कोर या अपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स पे। पर मैं स्टूडेंट्स को कहूँगा कि सबसे ईजी जो पार्ट है वो आपका कंप्यूटर साइंस और ICT, और जो एक न्यू टॉपिक ऐड हुआ है, रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ, ये सबसे इजी और स्कोरिंग रहने वाला है। एंड अच्छी बात ये कि ये बहुत ही कम पीरियड में या ड्यूरेशन में ये कंप्लीट होने वाला है। द रीजन इज कि अगर हम एग्जाम के पैटर्न को डिस्कस करें, आपने सर ऑलरेडी बता दिया कि 1 मिनट से भी कम टाइम है। इट मींस मैं आपको ऑलमोस्ट 600 to 800 क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, और आप देखेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं। अच्छी बात, हार्डली इट विल टेक 7 to 8 आवर्स, नॉट मोर देन दैट, जिससे आपके 5 से 7-8 नंबर पक्के हो जाएंगे। सेकंड थिंग, अगर हम पैटर्न की बात करें तो किस टाइप के क्वेश्चन हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। पहला, फुल फॉर्म बहुत आने वाली है। दूसरी, जनरल इन एग्जाम्स में किस टाइप के पेपर आएंगे, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, वर्ड से, पावर पॉइंट से, आपका बेसिक DBMS से, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की आपकी कोई फुल फॉर्म आ गई,
तीसरी बात करें लाइनेक्स यूनिक्स की बेसिक कमांड आ गई। मैं आपको कुछ ऐसी कमांड बताऊंगा, कुछ ऐसी फुल फॉर्म या लिस्ट ऑफ फुल फॉर्म दूंगा, उसमें से आपके डायरेक्ट 3 से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब आते हैं रिसेंट टेक्नोलॉजी की तरफ सर। उसमें हमारा जो मेन आर्टिकल या मेन टॉपिक रहेंगे डेटा माइनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। ये नाम से बहुत बड़े टॉपिक है सर, हैवी वर्ड है ये आज की सिनारियो में अगर हम बात करें, बट अगर इनमें भी हम स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चंस को देखें तो वो लिमिटेड ही है, क्योंकि हमें 1 मिनट में से पहले ही इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो पॉइंट ये कि प्रिसाइज पढ़ना है। अगर आप एआई की तरफ जाओगे, इन डेप्थ चले गए, कोई यूज नहीं है उसका। इट मींस आपको एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और लिस्ट ऑफ क्वेश्चन ये नहीं कि आपको ये बोल दिया जाएगा कि याद कर लो इनको। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं रहेगा। क्लास में एक एक चीजों को समझाया जाएगा, क्योंकि सीएससी एटलीस्ट मैं ये मानता हूं कि एक, आई डोंट नो कि इंजीनियरिंग की रिमेनिंग ब्रांचेस भी लॉजिक पे ही काम करती है, बट सीएससी की मैं मेनली बात करूं तो वो तो फुल फंडामेंटल जो है उसका लॉजिक है। आपको लॉजिक बताया जाएगा, लॉजिक समझ में आएगा, याद नहीं करना, नो डाउट। जो भी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करूंगा उनकी 2 बार रीडिंग करनी है, दैट इज मोर देन इनफ सर। वंडरफुल मुकेश सर। सो मतलब चाहे एआई किसी ने नहीं किया है उसको ट्रबल नहीं आएगा? नहीं, चाहिए एआई, डेटा माइनिंग, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस में इनकी, या AWS क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करूंगा, तो इनमें से जो क्वेश्चंस आएंगे, नो डाउट आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे, बट वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, फुल फॉर्म की फॉर्म में होंगे, या मेनली डेफिनेशंस की फॉर्म में होंगे। तो इजी रहेगा सिलेबस, और सबसे इजी मैं यही कहूंगा कि सबसे इजी पार्ट ही यही रहने वाला है, जो कम पीरियड में आपको ज्यादा मार्क्स दे पाएगा। आपने आईसीटी पे भी बहुत ज्यादा काम किया हुआ मुकेश सर, इंजीनियरिंग सर्विसेज का। राइट सर। तो आईसीटी भी एक टॉपिक इसमें इसके साथ है। हाँ, आईसीटी में हम बात करें सर, अगेन डेटाबेस, अगेन सर कंप्यूटर नेटवर्क की बात आ गई, लैन मैन वैन, कुछ ये अपना ईएससी सर्विसेज से भी उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, बट हम इसको उतना ही डिटेल में करेंगे कि जितना बच्चों के लिए स्कोर हो पाए। दैट्स व्हाई मैं ये कह रहा हूँ कि 600 to 800 क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, और ऑलमोस्ट आप ये देखेंगे कि 90 to 95% क्वेश्चंस उसी मॉड्यूल में से डायरेक्ट आने वाले हैं। और फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ना, ये करंट से बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड। जैसे आप डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में जानते हैं, इंडियन सर्विसेज के करंट में टॉपिक्स होते हैं, या फिर आप जानते हैं डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, डिजिटल डिवाइड हो रहा है, साइबर सिक्योरिटी लॉज है, नए लॉज बन रहे हैं, ये भी ऐड करना है, जो मुकेश सर मेरा पार्ट आ जाएगा। तो ये सारा मिला के हम स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा तरीके से दे देंगे। सो फ्रेंड्स, मेरे को लगता है मोर और लेस हमने सारा कवर किया है। अगर कोई चीज़ गुरुंदर सर छूट गई हो जो डिस्कशन की बची है। सर आपके टॉपिक रह गए। हाँ जी, हाँ जी। आपके कौन से टॉपिक कवर कर रहे हैं सर? अब मेरे टॉपिक तो सर मैं सब में पैर फंसा के बैठा हूँ। सो एक्चुअली व्हेन आई टीच एनवायरमेंटल साइंस का बहुत बड़ा एक डेडिकेटेड डोमेन है योरपीडिया के ऊपर। और जब एनवायरमेंट साइंस की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो डिजास्टर मैनेजमेंट, ग्रीन एनर्जी की बात हम लोग कर लेते हैं। ये सारे के सारे टॉपिक उससे रिलेटेड हैं। और रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ, एनवायरमेंट साइंस उसमें बहुत ज़्यादा होता है। रिसर्च डेवलपमेंट इन अप्लाइड साइंस, वो भी उसके अंदर आता है। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर भी हूँ, तो साथ में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी डोमेन्स हैं, और मैकेनिकल में प्रोडक्शन भी आता है, तो प्रोडक्शन टाइप, प्रोडक्शन लेआउट, प्रोडक्शन सिस्टम, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का पार्ट जो प्रोडक्शन में आता है, सर राजीव सर, मनीष सर ले रहे हैं प्रोडक्शन का वो पार्ट जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, मैं वो पार्ट हैंडल करता हूँ जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेरा पूरा का पूरा डोमेन है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से रिलेटेड है, वो मेरा डोमेन है। और जब आप इंडस्ट्री में जाते हो, तो मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मेरी PhD, मेरी स्पेशलाइजेशन है। तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मेरा अपना टॉपिक है जिसमें मैं काम करता हूँ। और साथ में जो मेंटेनेंस है, अब इंडस्ट्रीज़ की बात कर लें तो मेंटेनेंस आ जाता है। तो जब मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात करता हूँ, जोड़ता हूँ ना, तो सर इसमें बहुत से टॉपिक उसमें लिंक हो जाते हैं। क्योंकि इंडस्ट्री, IoT बात करते हो तो इंडस्ट्री में है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंडस्ट्री में है, एनवायरनमेंट की बात करो तो ग्रीन एनर्जी, डिजास्टर मैनेजमेंट उसके अंदर चला जाता है। करंट में जितनी डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो इन टॉपिक से रिलेटेड है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करो तो सब जगह पे है। तो मैं किन में, मेरे को ये आंसर करना ज़्यादा आसान है कि मैं किस में नहीं नाक घुसाऊंगा। मेरे को लगता है सर बेसिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स में मैं नाक नहीं घुसाऊंगा। साथ में जो पहला टॉपिक है हमारा, उसमें ग्राफिक्स, जो हमारा डिज़ाइन ड्राइंग, उसमें मेरा इनपुट नहीं है। मटेरियल्स में मैं एंटर करूंगा सर। जो वाटर रिसोर्स एंड कंजर्वेशन प्रोसेस है उसमें 20% मैं एंटर करूंगा, क्योंकि वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो जहां भी इन्वायरमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट अपडेशन, करंट चीज़ है ना सर, वहाँ पे मेरा रोल आता है, वहाँ पे मैं ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को दूंगा। और ये सारी चीज़ को करेंगे। और मेरे को स्ट्रांगली ये लगता है कि जो प्रिलिमिनरी है उसकी रिक्वायरमेंट होती है ऑफिसर बनाना, और गवर्नमेंट चाहती है ऑफिसर को होलिस्टिक नॉलेज हो। असिस्टेंट इंजीनियर ऐसा ना हो जिसको सिविल इंजीनियरिंग का नॉलेज है बाकी वो पैदल है, ऐसा ना हो। तो जब वो इंटरव्यू में भी जाएगा ना सर, तो उससे यही चीज़ें पूछी जाएंगी, और हम इवेंचुअली एक ऑफिसर क्रिएट कर रहे हैं, रेदर देन के हम तुम्हें एग्जाम निकलवा रहे हैं। दैट इज़ अ पॉइंट।
सर इस पूरी चीज़ों को 22 टॉपिक को डिस्कस करने में हमें आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम लग गया है। आप इन सारे टॉपिक्स को 350-400 घंटे में कैसे कवर कर रहे वही हैं? ना सर, सब जगह नाक घुसाया हुआ है। नहीं मतलब किस तरीके से है, बच्चे को लिखने का रिक्वायरमेंट है या नोट्स किस तरीके से है, मतलब 350-400 घंटे में कैसे सम अप कर रहे हैं? मैंने अभी एक लेक्चर रिकॉर्ड किया है सर, अभी इस सेशन से पहले, और वो लेक्चर था इंडस्ट्रियल सेफ्टी के ऊपर, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के ऊपर, पीपीई के ऊपर। वो लेक्चर अगर हम बोल रहे हैं नो नोट्स का मैसेज ये है कि आप बनाने पे लिखने पे टाइम वेस्ट ना करो। हम लोग, कोविड ने हमें बहुत गंदा फेस था लेकिन बहुत कुछ सिखाया। कोविड के टाइम पे हम लोग नहीं, कुछ भी नहीं लिखा, नहीं ना बच्चे को लिखाया, हम डॉक्यूमेंट बना के देते रहे, और हम सबसे बड़े प्लेटफॉर्म थे कोविड के टाइम पे। हम अनकन्वेंशनल टीचिंग कर रहे थे, तो उस टाइम पे हमें लगा कि वैल्यू ऑफ टाइम मैनेजमेंट, कि डॉक्यूमेंट बनाया सर, 15-20 पेज का डॉक्यूमेंट है जिसमें पीपीई का सारा हमने लिखा, हाईलाइट किया, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए, डायग्राम जो नेट पर से, जो मैं बोर्ड पे नहीं बना सकता एज अ टीचर, मैंने वो डायग्राम वहाँ पे डाल दी। पीपीई गॉगल्स कैसे यूज़ करनी है, हैट कैसे यूज़ करना है, शूज़ कहाँ यूज़ करने हैं, डायग्राम के थ्रू मेंटल इम्प्रिंटिंग हो गया। वही टॉपिक जो आधे घंटे में मैं करवा पाया डिजिटल बोर्ड पे, अगर मेरे को क्लासरूम में करवानी है ऑफलाइन में, मेरे को 2 घंटे लग जाएंगे। अब यही हम बोलते हैं सर कि जो 250-300 घंटे में हम दे देंगे बच्चे को, उसके बियॉन्ड बच्चा आके ये कभी नहीं बोल सकता, जो आज तक नहीं बोला कि साहब योरपीडिया ने जो करवाया उसकी वजह से मेरे को बेनिफिट नहीं हुआ है, उसकी वजह से मैं एग्जाम नहीं निकाल पाया। बोलते यही है कि काश हमने पहले ले लिया होता या टीचर्स की बात सुन ली होती। ये चीज़ का हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर हम बोल भी रहे हैं तो और भी ऑब्वियसली प्लेयर्स हैं मार्केट में, और भी टीचर्स हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, मैं उनको कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट योरपीडिया के प्लेटफॉर्म पे हम कभी किसी का क्रिटिसिज्म करते भी नहीं है, वो अपनी जगह ठीक है, कोई ट्रबल नहीं। लेकिन एंड में ये होने वाला है गुरुंदर सर, जिस दिन पेपर होगा स्टूडेंट ये बोलेगा सारा योरपीडिया से था, टू द पॉइंट था, अगर हमने ले लिया होता तो हमें बेनिफिट हो जाता। दैट इज द पॉइंट। अभी रिसेंटली 2 पेपर हुए हैं, एक तो ये आईटी प्रिंसिपल वाला जिसको हमने कवर किया हरियाणा का, और एक असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर। तो उसमें भी मैं एग्जांपल लेता हूँ वहाँ पे वीडियोस के अंदर कि इनमें भी अगर आप सिलेबस उठा के देखोगे ना, बहुत डाइवर्सिटी थी उसके अंदर, बहुत अलग अलग थे, उसमें भी सारी टीम इन्वॉल्व थी। वो आईटी प्रिंसिपल के अंदर भी, एडब्ल्यू के अंदर भी, सिविल का, मैकेनिकल का, केमिकल का, सारी ब्रांचेस का इन्वॉल्व था। तो ये ऐसा नहीं है कि ये पहला हमारा कोई एक्सपीरियंस है इस चीज़ के लिए इतना डाइवर्सिफाइड। ऑलरेडी हम लोग सेम टाइप ऑफ सिलेबस, अलग अलग चीज़ों को लेके ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम जो इसमें कवर कर चुके हैं, राइट? सो इन द एंड सर आपकी तरफ से। सो फ्रेंड्स, आप अपना ये सारा हमने डिस्कशन किया है, वंडरफुल टीम है और बहुत मेहनत कर रहे हैं सब लोग। और ये एग्ज़ाम मेरे को नहीं लगता डिफिकल्ट एग्ज़ाम है, सिंपल सा एग्ज़ाम है, तैयारी करते हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटी बड़ी है। सो थोड़ा शोर मचा हुआ है। और एक मैं बहुत ज़्यादा आपका सुनता रहता हूँ, आप फीस को लेके काफ़ी कुछ बोलते रहते हो। फ्रेंड्स, फीस वीस कुछ नहीं होता है, मतलब ये 4-5 हज़ार रुपये करियर पे आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो आपको असिस्टेंट इंजीनियर बनना भी नहीं चाहिए, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ। डोंट डू दैट। ऑल ऑफ अस आर मेंटर्स एंड वी आर वंडरफुली पुटिंग एफर्ट इन दिस मॉड्यूल। तो आप फीस वगैरह के लिए जब बोलते हो ना, मैसेज डालते हो उन ग्रुप्स में जहाँ पे हम बहुत अच्छा कंटेंट शेयर करते हैं, तो ठीक नहीं लगता, वो चीज़ें सही नहीं है। आप वैल्यू फॉर मनी देखो, आप अपना तैयारी करो और जो मेंटर्स दे रहे हैं उसकी तैयारी करो। मेरा एक्सपीरियंस यही है कि क्लियर उसी का होता है जो पहले दिन से राइट एटीट्यूड के साथ तैयारी करना स्टार्ट करता है। हम लोग ड्राइवर हैं आपकी बसों के, 22 बसें हैं, उनके ड्राइवर हैं हम लोग। अगर बस में चढ़ गए तो फिर डाउट मत करो, फिर हम आपको ठिकाने पे लेके जाएंगे। बस आप हमारे ऊपर बिलीव रखो एंड विल टेक यू टू द प्लेस, राइट? सो तैयारी करो। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग योरपीडिया। थैंक यू ऑल।